हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट डाइवर्सिटी में अब यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। वैसे तो ये चैप्टर फर्स्ट है, लेकिन इसको हम सबसे बाद में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मैटर, ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलता है जो कि जब तक हम कंप्लीट डाइवर्सिटी चैप्टर नहीं पढ़ लेते हैं तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में देखने जा रहे हैं यहाँ पर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले इसमें बात आती है कि ये बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी जो शब्द है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज बायोस एंड द अनदर वर्ड इज लोगोस। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस, जहां पर बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी और डिस्कोर्स। यू मीन टू से दैट स्टडी ऑफ लाइफ, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि बायोलॉजी जो है, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो किसकी साइंस है बायोलॉजी? इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। In other words, we can say that biology is the story of evolution. किसकी स्टोरी है? इवोल्यूशन की। और किसके इवोल्यूशन की? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन की इस अर्थ पर। सो वी कैन से दैट बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, दैट इज नोन एज द बायोलॉजी। एक और डेफिनेशन यहां पर इन सभी से निकल के आ जाती है कि बायोलॉजी जो है वो लाइफ पर, इस अर्थ पर जो लाइफ है उसकी एक स्टोरी है। दैट मीन्स द बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दैट इज नोन एज द बायोलॉजी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी को हम किस तरीके से अलग अलग ढंग से यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर बायोलॉजी जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज बायोस एंड लोगोस, where bios means life and logos mean study. That means the study of life is known as biology. या फिर हम इसको बोल रहे हैं कि it is the story of evolution of living organism, या फिर हम इसको बोल रहे हैं it is the story of life on the earth. अब जब अर्थ पे अपन बात करते हैं तो जब अर्ली मैन यहां पर आया तो वो डिफ्रेंशिएट कर सकता था एनिमेट और इनएनिमेट को, यानी लिविंग्स को और नॉन लिविंग्स को। जितनी भी उनके पास नॉलेज डेवलप हुई ह्यूमन का, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, तो जो अर्ली मैन था ही कैन इजीली डिफ्रेंशिएट अमंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग विद द हेल्प ऑफ इट्स लिटिल नॉलेज। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि अर्ली मैन कुड इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिविंग मीन्स एनिमेट एंड नॉन लिविंग, दैट इज इनएनिमेट। तो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग मैटर्स के बीच में मैन आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाया ऑन द बेसिस ऑफ हिज लिटिल नॉलेज अबाउट द नेचर। जो भी नेचर के बारे में उनको जानकारी थी, उस आधार पर ही उन्होंने लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग मैटर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया। आपको यहां पर डायग्राम में नजर आ ही रहा है कि एक डायग्राम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिनोट कर रहा है, जिसमें ह्यूमंस भी हैं, बाकी दूसरे एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। ऑल आर द एनिमेट्स मींस लिविंग बींग्स। जबकि दूसरे डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है नॉन लिविंग मैटर्स, दैट इज इनएनिमेट। ठीक है, तो अर्ली मैन में ये कैपेबिलिटी थी कि वो एनिमेट और इनएनिमेट मींस लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग मैटर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाया। अब कुछ ऐसी सोसाइटीज थी जो केवल ह्यूमन साइंस पर फोकस करती थी बायोलॉजी में, कि उनको बाकी नेचर में जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। और यही कारण रहा कि वो केवल उनकी जो स्टडी थी वो ह्यूमन पर ही फोकस रही। ठीक, तो देयर आर सम सोसाइटीज विच वर इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक, दैट मीन्स द ह्यूमन साइंस। तो वो कुछ ऐसी सोसाइटीज भी थी जो कि केवल इंडल्ज थी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ द बायोलॉजी, और ऐसी सोसाइटीज जो केवल ह्यूमन साइंस पर ही फोकस कर रही थी, दे कुड नॉट मेक गुड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी बिकॉज देयर मेन एम वाज
टू नो अबाउट द ह्यूमंस। केवल उनका मेन एम था कि वो ह्यूमंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। बाकी नेचर के अंदर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या दूसरे एनिमल्स हों, उनके बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं लगती थी। तो वो बायोलॉजी के किस पार्ट पर फोकस करते थे? ह्यूमन साइंस पर। और उसी ह्यूमन साइंस के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज द एंथ्रोपोसेंट्रिक। आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर अपन एक पूरे नेचर की बात करते हैं तो उस पूरे नेचर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, नॉन लिविंग मैटर भी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो ह्यूमंस की बात भी होती है, एनिमल्स की बात भी होती है और प्लांट्स की बात भी होती है। लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज थी जो कि केवल एंथ्रोपोसेंट्रिक अर्थात केवल ह्यूमन साइंस पर ही फोकस करती थी। बाकी नेचर के अंदर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर उनको इंटरेस्ट नहीं था, और यह कारण था कि केवल वो ह्यूमन पर ही फोकस करना चाहते थे। तो ये ध्यान में रखें, और इसी कारण से वो बायोलॉजी के फील्ड के अंदर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाई ऐसे सोसाइटीज जिनका जो मेन एम्बिशन था वो एंथ्रोपोसेंट्रिक था, इसलिए वो बायोलॉजी के फील्ड में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एनसीईआरटी में कि सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स मेड ह्यूमन टू मेक अ डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और यही कारण रहा कि कौन सी ब्रांच डेवलप हुई? टेक्सोनॉमी। शुरुआत जो हमारी इस चैप्टर में हुई थी वो टेक्सोनॉमी से ही हुई थी, और मैंने आपको वहां बताया था कि टेक्सोनॉमी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करना, और उसको कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। फिर हम उस ऑर्गेनिजम्स को उसकी नेमिंग करवाते हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के बेसिस पर, जिसको कहा गया नोमेनक्लेचर, और फाइनली उनको ग्रुप कर दिया जाता है उनकी कन्वीनियंट कैटेगरीज में, जिसको कहा गया क्लासिफिकेशन। तब जाके हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर पाते हैं। लेकिन ये जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट यहां पर देखने को मिला वो तब हुआ जब ह्यूमंस के पास कुछ इंफॉर्मेशंस हुई, और वो इंफॉर्मेशंस किस फॉर्म में? जो सिस्टमैटिक और मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शंस मिले, उनके आधार पर ये तीनों ही बातें की जाने लगी, और तब जाके टेक्सोनॉमी ब्रांच का यहां पर डेवलपमेंट हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि टेक्सोनॉमी में ये तीनों चीजें आती हैं, आइडेंटिफिकेशन भी, नॉमेनक्लेचर भी और क्लासिफिकेशन भी। अब हम इवोल्यूशन की बात करें यहां पर, तो इवोल्यूशन के दौरान पास्ट से लेकर अगर हम प्रेजेंट देखें और प्रेजेंट से भी आगे की अगर बात आती है तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर जरूर देखने को मिलता है। लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के दौरान, उसकी जो ट्रांसफर की डिग्री है वो यहां पर वेरिएबल हो सकती है। कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंटेंट पहुंचाओ जेनेटिक मटेरियल का वो अमाउंट अलग हो, तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो दूसरे अमाउंट में पहुंच रहा हो। तो यहां पर ट्रांसफर तो होगा जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन एक अलग अलग वहां पर वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी उनके ट्रांसफर में। तो यहीं पर यही बात है कि दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म दे हैव बीन इवॉल्व्ड बाय अ वेरी लॉन्ग एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो इवॉल्व हुआ है वो गुजरता है एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से, जो कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और यही कारण है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सो दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। और कैसे होते हैं रिलेटेड एक दूसरे से? बाय शेयरिंग सम कॉमन जेनेटिक मटेरियल। अब वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल जो वो शेयर करते हैं, उनकी अमाउंट, उनका जो कंटेंट होता है उसमें वेरिएबिलिटी हो सकती है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, दे शेयर सम कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट अप टू वेरिंग डिग्रीज। तो इंपॉर्टेंट नोट है ये, ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे इवॉल्व्ड बाय अ वेरी लॉन्ग एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और इसी इवोल्यूशन के दौरान दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। और वो रिलेट क्यों है? बिकॉज दे शेयर द कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बट दैट कॉमन जेनेटिक मटेरियल इज बीइंग शेयर्ड अप टू वेरिंग डिग्रीज।
तो जो शेयरिंग होती है यहाँ पर वो अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकती है, यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। द शेयरिंग इट मे बी लेस और इट मे बी मोर अमंग डिफरेंट केसेस, कि कुछ केसेस में वो जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होगा, शेयरिंग होगी, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो किसी के अंदर वो शेयरिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसे कि हमने बोला कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखेगा हम कि पास्ट से लेकर जो फ्यूचर तक इवोल्यूशन होगा ऑर्गेनिजम्स का, उसमें पास्ट में जो जेनेटिक मटेरियल था वो प्रेजेंट के ऑर्गेनिजम्स में एक वेरिंग डिग्री में आपको देखने को मिलेगा। किसी में ज़्यादा ट्रांसफर हुआ होगा जेनेटिक मटेरियल, किसी में कम हुआ होगा। और अगर प्रेजेंट सिचुएशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और आगे आने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें भी अगर नोट किया जाए तो फिर ये बात सामने जरूर आएगी कि उनमें भी आज जो प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से जेनेटिक मटेरियल फ्यूचर वाले ऑर्गेनिजम्स में भी ट्रांसफर होगा, लेकिन उनका जो कंटेंट का कंटेंट या अमाउंट की जो डिग्री होगी वो वहां पर वेरिएबल होगी। तो ये लाइन डायग्राम, ये फ्लो चार्ट आपको डायरेक्ट ये इंडिकेट करता है कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स को लेकर चलें फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, जो कि एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड को यहाँ पर एग्जिबिट करता है, तो उसमें आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या देखने को मिलेगा? शेयरिंग देखने को मिलेगी जेनेटिक मटेरियल की। मींस देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू वेरिएबल एक्सटेंट्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। तो आपको यहां पर यह बात कुछ समझ में आई होगी। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जा रहे हैं। तो वो कैरेक्टर्स पर अपन बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए जी, यहाँ पर अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेन कैरेक्टर्स पर बात करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं? तो मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसको हम दो तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई करके चलते हैं। एक तो हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, not the defining properties, or you can say non-defining characters, or you can say non-defining features। जबकि दूसरे बोले गए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और डिफाइनिंग फीचर्स। तो दोनों में अंतर क्या है इसको पहले समझ लें हम, कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज या नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स से मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो ही सही, कि अगर वो नहीं भी होगा तो भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो माना जाएगा। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी नॉन लिविंग मैटर के अंदर भी पाया जा रहा हो। लेकिन जब हम डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स तो वो कैरेक्टर्स हैं कि वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो डिफाइनिंग कैरेक्टर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। मींस द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स विच डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसको माना जा रहा है? द कैरेक्टर्स विच डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन, दैट इज नोन एज द डिफाइनिंग कैरेक्टर और अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मान सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि कौन से तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं और कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि मेन कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। तो मेन कैरेक्टर्स में आपसे पूछ लेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। वो नॉन डिफाइनिंग भी हो सकते हैं और डिफाइनिंग भी हो सकते हैं। तो फिर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो फिर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में आता है नाम, एक तो ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, तो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं तीन: मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो कितने तो डिफाइनिंग और कितने नॉन डिफाइनिंग? नॉन डिफाइनिंग हो गए दो, एक तो ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कितने हो गए? तीन, एक तो हो गया मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा कॉन्शियसनेस। तो मेन कैरेक्टर्स अगर पूछ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हो गए भाई? ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और कॉन्शियसनेस हो गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो तीन ही माने जाएंगे। कौन कौन से? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। चलिए एक एक करके इन
दोनों ही कैटेगरीज को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे यहां पर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में भी सबसे पहले आता है ग्रोथ। तो यहां पर अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब है दैट इंक्रीज इन मास, कि अगर कोई बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको ग्रोथ मानेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोथ आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है और कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है, दैट इंक्रीज इन मास and increase in number of individuals, they are considered as the twin characters of growth। समझ में आ गया आप लोगों को कि ग्रोथ जो है वो क्या है? that is the increase in mass, कि अगर बॉडी का मास बढ़ता जा रहा है तो वो भी ग्रोथ है, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते जा रहे हैं तो भी वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ जो है वो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों को कंप्राइज करती है, और यही कारण है कि ये दोनों ही ट्विन कैरेक्टर्स माने जाते हैं ग्रोथ के। अब जो ग्रोथ हो रही है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म से, और आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म का मतलब है द ऑल केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म के कारण ही ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगर हम ग्रोथ को मेटाबॉलिज्म से रिलेट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेटाबॉलिज्म की अपन बात करते हैं तो कुछ रिएक्शंस तो होती हैं जो कि सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, और उन सिंथेटिक रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। लेकिन कुछ होती हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं, तो उन डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। समझ में आ गई होगी बात आपको कि अगर सिंपलर कंपोनेंट से कुछ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बन के आ रहा है तो एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है और वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो फिर हम उसको कैटाबॉलिज्म बोल देते हैं या कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोल देते हैं। तो अगर स्थिति ऐसी है कि एनाबॉलिक रिएक्शंस की जो रेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कैटाबॉलिक रिएक्शंस, तो उस स्थिति में वहां पर जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर कि अगर हम बोलें एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैटाबॉलिज्म तो फिर ग्रोथ जो होगी वो पॉजिटिव ग्रोथ होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनाबॉलिज्म, कि अगर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन ज्यादा हो रही हो, सिंथेटिक रिएक्शंस कम हो रही हो, कि नई चीजें बन के नहीं आ रही हैं, सिंथेसिस नहीं हो रहा है लेकिन ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर हम उसको डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ मानते हैं। इफ द एनाबॉलिज्म इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ कैटाबॉलिज्म देन सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव ग्रोथ और डी ग्रोथ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा कि ग्रोथ जो होता है ओवरऑल ये एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होती है, कि अगर कोई ऑर्गन है और ऑर्गन का जो साइज बढ़ गया तब ऐसा नहीं होगा कि वो हम नेगेटिव ग्रोथ बोल रहे हैं तो वो ऑर्गन की साइज कम हो जाएगी, या फिर एक सेल का जितना ग्रोथ होना होगा उतना होगा और फिर बाद में अगर नेगेटिव ग्रोथ आई उसमें तो वो वापस से कम होने जाए, तो वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल ही होगा। लेकिन अगर एज अ होल देखें तो हम अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन से उसको कनेक्ट करते हैं तो फिर बात आ जाती है नेगेटिव ग्रोथ की। तो याद रखिएगा कि ग्रोथ वैसे तो ओवरऑल इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज ही होता है, लेकिन अगर हम इसको मेटाबॉलिज्म से रिलेट करते हैं और अगर वहां देखा जाए कि एनाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा है कैटाबॉलिज्म से तो हम उसको पॉजिटिव ग्रोथ मानेंगे। लेकिन अगर इसके रिवर्स में देखें कि अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनाबॉलिज्म तो हम उस ग्रोथ को नेगेटिव ग्रोथ या डी ग्रोथ मानेंगे। अब ग्रोथ जो है वो दो टाइप की हो सकती है। तो ये दो टाइप की जो ग्रोथ होती है वो होती है एक तो इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है इंटरनल ग्रोथ, जबकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है एक्सटर्नल ग्रोथ। जब हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करते हैं तो द ग्रोथ विच टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर से अगर ग्रोथ हो रही हो तो आप उसको क्या मानेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ मानेंगे। लेकिन जो ग्रोथ बॉडी के बाहर हो रही हो, द ग्रोथ विच इज आउटसाइड द बॉडी, दैट इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल ग्रोथ।
कि ऐसी ग्रोथ जो किस कारण हुई हो, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेस ओवर द सरफेस, तो आप उसको क्या मानेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मानेंगे। तो ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंस कि इंट्रिंसिक ग्रोथ किसको बोला जा रहा है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किसको बोला जा रहा है। कि अगर मान लीजिए एनिमल है और एनिमल के अंदर ही उसके सेल्स में जो ग्रोथ चल रही है, उसकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ चल रही है, तो आप उसको क्या मानेंगे, उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ मानेंगे। ऐसे ही अगर सरफेस पर कोई ऐसे प्लांट है, उस प्लांट की सरफेस पर कोई ग्रोथ हो रही है, तो सरफेस पर एक्यूमुलेशन होने के कारण कुछ ग्रोथ हुई, ठीक, तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन अब ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है ये नॉन लिविंग के केस में भी हो सकती है। मान लीजिए कोई सैंड ड्यून्स हैं कि पहले वो जो सैंड ड्यून था वो इस तरीके से था, अब इसमें इसकी सरफेस पे सैंड एक्यूमुलेट होती हुई गई, तो कुछ समय बाद ये सैंड ड्यून और बड़ा हो गया, फिर वापस से इस पर कुछ सरफेस एक्यूमुलेशन हुआ, इस पर मटेरियल डिपॉजिट होते हुए चले गए, तो फिर ये सैंड ड्यून और बड़ा हो गया। तो यहां पर ये नॉन लिविंग है, माउंटेन या सैंड ड्यून जो होगा ये नॉन लिविंग है, और इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहां बात समझ में आ गई होगी आपको कि इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की अगर जब बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ कई बार एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी मिल सकती है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग मैटर के केस की बात करते हैं तो वहां पर इंट्रिंसिक ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन वहां पर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सैंड ड्यून्स और माउंटेन्स, कि जहां पर उसके आउटसाइड या आउटर सरफेस पर मटेरियल्स या सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन होगा, तो उसकी वजह से उसका जो साइज होगा वो इंक्रीज होता हुआ चले जाएगा, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ग्रोथ दो तरह की हो सकती है, एक तो इंट्रिंसिक और दूसरी एक्सट्रिंसिक। जो बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो रही है वो तो क्या कहलाती है, इंट्रिंसिक, और जो बॉडी के बाहर जो ग्रोथ देखने को मिल रही है दैट इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल ग्रोथ। अब एक और तरीके से हम ग्रोथ को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमने डिफाइन किया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में। अब दूसरी तरीके से एक और बात आती है कि ग्रोथ को हम दो टाइप का और भी बोल सकते हैं, जिसमें एक तो बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, मींस अनलिमिटेड ग्रोथ हो, और एक बोल सकते हैं हम डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ। कि जब हम इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करते हैं तो ऐसी ग्रोथ जो लाइफ स्पैन में थ्रू आउट चलती रहे, हमेशा ही लाइफ में वो ग्रोथ देखने को मिले, तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ हो गई, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो जाती है। तो ध्यान रखिए इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ किसको बोला जाता है, द ग्रोथ विच अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ, दैट इज नोन एज द इनडिटर्मिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिटर्मिनेट और लिमिटेड ग्रोथ, so determinate or limited growth is that growth which occurs only up to certain age, कि एक पर्टिकुलर एज तक ही जो ग्रोथ चले वो कहलाती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। समझ में आ गया होगा आपको इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ किसको कहा जा रहा है। अब अगर हम बात करें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की यानी अनलिमिटेड ग्रोथ की, दैट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, देन सच टाइप ऑफ ग्रोथ इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में आपको इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ की, देन सच टाइप ऑफ ग्रोथ विच अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, देन सच टाइप ऑफ ग्रोथ कैन बी फाउंड इन एनिमल्स। एनिमल्स के केस में आपको डिटर्मिनेट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हां, यह बात जरूर है कि अगर मान लीजिए एनिमल्स के केस में कोई सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं तो फिर वहां पर सेल डिवीजन होकर उन लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करवाया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो होगी वो तो एक सर्टेन एज तक ही होगी। इज इट क्लियर कि वैसे तो डिटर्मिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है एनिमल्स में, हाउएवर सेल डिवीजन इट मे अकर सो एज टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स। तो इज इट क्लियर कि ग्रोथ को हमने एक बार वापस से दो तरीके से डिफाइन किया, एक तो इनडिटर्मिनेट और दूसरा डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है दैट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, और ये कहां पर, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स में देखने को मिल रही है आपको। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ की बात करते हैं, देन सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज दैट ग्रोथ विच अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, एंड सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज फाउंड इन केस ऑफ एनिमल्स। However, in animals, if the
if some of the cells they are being lost, then cell division may occur so as to replace those lost cells. So is it clear कि हमने यहाँ पर ग्रोथ को दो तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया है कि एक तो हमने कहा कि ये दो तरीके से हो सकते हैं कि अगर बॉडी से अंदर ग्रोथ हो रही है तो हम उसको इंट्रिंसिक बोलेंगे, और बॉडी के बाहर सरफेस एक्यूमुलेशन हो रहा है तो हम उसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोल रहे हैं। और अगर हम इसके ग्रोथ की एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि अगर वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन चलता है तो हम उसको इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ मानते हैं, और अगर वो एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होती है तो हम उसको डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ मानते हैं। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वैसे तो ग्रोथ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही देखने को मिल रही है। हमने बोला शुरुआत में ही कि इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिल रही है लिविंग में, तो कुछ हद तक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है लिविंग में, लेकिन नॉन लिविंग के केस में भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मिल रही है। मैंने आपको एग्जांपल बताया सैंड ड्यून्स और माउंटेन्स का, जहां पर लगातार अगर उसके सरफेस पर मैटर या सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता हुआ जाए जिसकी वजह से उस माउंटेन या सैंड ड्यून्स का साइज बढ़ता हुआ चला जाए, तो वो भी तो क्या है, ग्रोथ है। और वो किस तरह की ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। सो वी कैन से दैट because both living and non-living exhibits the growth, so it cannot be taken as a defining property of living। और यही वजह है कि हम इस ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग मैटर के अंदर भी देखने को मिल रही है। ये नहीं है कि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ग्रोथ हो रही है, नॉन लिविंग मैटर में भी ग्रोथ होती हुई आपको नजर आ रही है, और वो किस फॉर्म में, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की फॉर्म में वो देखने को मिलती है। हाँ, ये जरूर बोला जा सकता है कि जो ग्रोथ बॉडी के अंदर से होती है, दैट मींस द इंट्रिंसिक ग्रोथ, वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगी। नॉन लिविंग मैटर के केस में इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जरूर बोला जा सकता है दैट ग्रोथ दैट इज फ्रॉम इनसाइड, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, इट कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई अपने लिए कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, इट कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ग्रोथ तो ओवरऑल ग्रोथ देखें तो वो तो नॉन लिविंग मैटर के अंदर भी देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? ये पहला जो कैरेक्टर हमने डिस्कस किया, दैट इज अबाउट द ग्रोथ। अब यहां पर दूसरा जो कैरेक्टर आता है दैट इज द रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है। जैसे ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान रहे हैं हम, ऐसे ही रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो क्यों इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला गया, ये अभी समझते हैं हम। सबसे पहले तो देखें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजेनीज, कि नए इंडिविजुअल या प्रोजेनीज का जो प्रोडक्शन हो रहा है वही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और द प्रोजेनी बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो कैसा है भाई, सिंगल सेल्ड है, और वो जब डिवाइड करेगा तब जाके दो डॉटर सेल्स बन के आती हैं, यानी डिवाइड किया और दो इंडिविजुअल्स बना दिए, तो ये क्या रिप्रोडक्शन माना जाए? यस, इट इज अ रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, और हमने शुरुआत में बोल ही दिया था कि ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये ग्रोथ भी मानी जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यही वजह है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक दूसरे के समान है, सिमिलर हैं। मीन्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कंसिडर्ड एज सिनोनिमस इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यही बात यहां पर आपको देखने को मिल रही है। हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, तो वहां पर हमने पढ़ा था शुरुआत में बाइनरी फिशन, कि बाइनरी फिशन हुआ बैक्टीरिया के अंदर और दो डॉटर बैक्टीरियल सेल्स बन के आ गए। तो यहां पर क्या हुआ, एक सिंगल सेल से दो डॉटर सेल्स बन के आ गए। ठीक, तो ये एक रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये ग्रोथ भी तो है। ऐसे ही अगर हम बात करें इन केस ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक, तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर सिनोनिमस। क्या माना जाएगा,
सिनोनिमस माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखिएगा इसको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस है, मींस सेम है। क्योंकि क्या हो रहा है यूनिसेलुलर के अंदर, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस नए इंडिविजुअल्स बन गए, ये रिप्रोडक्शन माना जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ ग्रोथ। दैट मींस इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस टू ईच अदर। लेकिन यही बात हम करें हायर प्लांट्स या एनिमल्स के केस में जो कि मल्टी सेलुलर है, तो वहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है दे आर एक्सक्लूसिव टर्म्स, ये अलग अलग टर्म्स वहां पर डिफाइन होंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हमारे सामने, दैट इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये दोनों ही अलग अलग इवेंट्स होंगे कि ग्रोथ अलग मानी जाएगी, वहां पर इंक्रीज इन मास माना जा रहा है, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर जो रिप्रोडक्शन, नए इंडिविजुअल जो बन के आएंगे, दैट इज कंसीडर्ड एज द रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर म्यूचुअली द एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब रिप्रोडक्शन जो है इट इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। भाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या हम इसको अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान लें? जैसे हमने बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलनी चाहिए वो बात, तो फिर आप उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानोगे कि नॉन लिविंग में तो नहीं मिल रही है, तो इसको क्या माना जाए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? नहीं माना जाएगा। और इसका रीजन ये है कि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डू नॉट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी वे जीवित तो हैं, फिर भी वे लिविंग तो हैं। तो क्या फिर रिप्रोडक्शन होना जरूरी है किसी को लिविंग बनाने के लिए? नहीं है। और यही वजह है कि हम रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन और डू नॉट रिप्रोड्यूस, जस्ट लाइक म्यूल्स, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स एंड वर्कर बीज। ये तीनों ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जो कि हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और यही वजह है कि हम रिप्रोडक्शन को भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? सो वी कैन से दैट द रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोनों ही बात समझ में आ गई होंगी आपको कि ग्रोथ को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो है, लेकिन साथ ही साथ नॉन लिविंग मैटर में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इसलिए उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान रहे। लेकिन अगर हम जब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जहां पर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वे जीवित हैं, फिर भी वे लिविंग है। इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं। अब यहां पर अगर हम रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलें, वैसे तो आपने सब पढ़ ही रखा है ये, लेकिन फिर भी अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये दो टाइप में यहां पर लेके चल सकते हैं, एक तो एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमीट्स बनेंगे और ना ही उनके गैमीट के फ्यूजन की बात की जाएगी, मींस ना तो मियोसिस होगा और ना ही यहां पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। यही लिखा हुआ है यहां पर कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन और द फर्टिलाइजेशन एंड द मियोसिस आर नॉट इन्वॉल्व्ड। ना तो गैमेटिक फ्यूजन दैट मींस द फर्टिलाइजेशन और ना ही यहां पर मियोसिस देखने को मिलता है। लेकिन यही बात हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में करें तो वहां पर गैमीट फॉर्मेशन भी होगा थ्रू मियोसिस और साथ ही साथ उनका फ्यूजन भी होगा, दैट मींस द फर्टिलाइजेशन विल also takes place. So in case of sexual reproduction, gametes are formed by meiosis and the fertilization also takes place so as to form the new progeny. तो दोनों में अंतर आपको समझ में आता ही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो मियोसिस की बात की जाएगी ना ही फर्टिलाइजेशन की, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होगा जिसकी वजह से गैमीट्स बनेंगे और गैमीट का फ्यूजन भी होगा यानी फर्टिलाइजेशन भी होगा, जिससे कि नए इंडिविजुअल या नए प्रोजेनीज का फॉर्मेशन होता है।
अब यहां पर ये डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लें अगर हम, जो कि हमने पूरे डाइवर्सिटी के चैप्टर में इन चीजों पे बात की है, कि अगर पहले में अपन बात कर रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे हो सकता है, इट कैन टेक प्लेस बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। जैसे कि एल्गी के अंदर कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिसकी मदद से वहां पर देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में भी कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। आपको याद होगा स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, दोज आर द एसेक्सुअल स्पोर्स, और उससे वापस से फंजाई का नया माइसिलियम बन के आ जाता है। यहां पर आपको डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है कि एक फ्रूटिंग बॉडी बनी, दैट इज द स्पोरेंजियम, और इसी स्पोरेंजियम में जब स्पोर्स बनते हैं और वो बस्ट होके बाहर रिलीज हो जाते हैं, देन दीज स्पोर्स दे विल गिव राइज टू द न्यू माइसिलियम इन केस ऑफ फंजाई। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा भी हो सकता है। हमने देखा ही था यीस्ट के अंदर सैक्रोमाइसिस या शाइजोसैक्रोमाइसिस की जब बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि यीस्ट यानी सैक्रोमाइसिस के अंदर बडिंग देखने को मिलती है, और क्योंकि वो सिंगल सेल्ड था तो वहां पर जो बडिंग हुई उसी से नए इंडिविजुअल्स बन के आ जाते हैं, किसके, यीस्ट सेल के। यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये बड बनी और बड में ये फिर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ और फाइनली ये दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो एसेक्सुअल स्पोर्स और बडिंग जो है ये देखने को मिलती है इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यीस्ट के साथ साथ हाइड्रा में भी बडिंग देखने को मिलती है। फिर बात आती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है या फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम ट्रू रीजनरेशन भी बोल देते हैं। इज इट क्लियर कि अगर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक और मेथड देखें तो क्या देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन, कि कोई फिलामेंटस नेचर की ऑर्गेनिज्म है उसके फ्रेगमेंट्स हो जाए, वो फ्रेगमेंटेड हो जाए और हर एक फ्रेगमेंट से वापस से नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन, और यू कैन से ट्रू रीजनरेशन। कि मान लीजिए, अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि फ्रेगमेंटेशन को ये ट्रू रीजनरेशन क्यों बोला जा रहा है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्लेनेरिया, कि अगर मान लीजिए हम प्लेनेरिया की बात करते हैं जहां पर ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है, तो उस केस में होगा क्या कि जो फ्रेगमेंटेड पार्ट हुआ वो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म में जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स होंगे वो वापस से रीजनरेट हो जाएंगे और पूरा का पूरा वापस से एक नया इंडिविजुअल बन के आ जाता है। यानी अब यहां पर क्या हुआ, एक पूरा नया इंडिविजुअल बन के आ रहा है, दैट इज द ट्रू रीजनरेशन। लेकिन रीजनरेशन की अगर बात की जाती है तो रीजनरेशन में जो लॉस्ट बॉडी पार्ट होता है वही वापस से रिगेन होता है, वही वापस से नया बन के आता है। तो उसको हम केवल, अब पूरी बॉडी पूरा लिविंग इंडिविजुअल बन के नहीं आ रहा वहां पर केवल जो बॉडी पार्ट लॉस्ट हुआ है वही वापस से रीजनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लिजर्ड, लिजर्ड की जो टेल है, अगर वो टेल वहां से हट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वापस से वो टेल पार्ट ही वापस बन के आता है, तो वो लॉस्ट बॉडी पार्ट ही वापस बन के आया, दैट मीन्स दैट इज द रीजनरेशन। तो ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन में बात समझ में आई कि ट्रू रीजनरेशन का तो मतलब है कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल ही पूरा बन के आ रहा है, लेकिन रीजनरेशन के अंदर केवल लॉस्ट बॉडी पार्ट ही वापस से बन के आता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि हमने पढ़े हैं पूरे डाइवर्सिटी चैप्टर में, कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है इन फिलामेंटस एल्गी, साथ ही साथ इन केस ऑफ फंजाई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस प्लांट्स। आपने देखा ही था मॉस प्लांट्स में जो एक इंटरमीडिएट स्टेज बन के आती थी, फिलामेंटस स्टेज बन के आती थी, दैट इज प्रोटोनिमा, जो कि स्पोर से बनी थी। आपने उसको प्राइमरी प्रोटोनिमा बोला था। अब उस प्राइमरी प्रोटोनिमा पर के फ्रेगमेंट्स हो जाएं तो और वो फ्रेगमेंटेड जो प्रोटोनिमा होगा फिर उस पर वापस से बर्ड्स बने और बर्ड्स वापस जर्मिनेट होते हुए क्या बना दें, एक न्यू लीफी गेमिटोफाइट बना दें। तो यहां पर भी तो क्या देखने को मिल रहा है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्लेनेरिया में, तो प्लेनेरिया मींस फ्लैट वॉर्म्स के अंदर भी आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है कि अगर वो फ्रेगमेंटेड होगा तो वो अपने सारे बॉडी पार्ट्स को रिकवर कराते हुए, रिगेन करवाते हुए वापस से एक नया इंडिविजुअल बना देता है। तो प्लेनेरिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू रीजनरेशन। लेकिन अगर लिजर्ड में टेल पार्ट का वापस से रिफॉर्मेशन होता है, वो वापस से रिगेन होती है, तो हम उसको ट्रू रीजनरेशन नहीं बोलेंगे, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, रीजनरेशन बोलेंगे।
तो यहां पर ये रिप्रोडक्शन के जो अपन ने टाइप डिस्कस किए उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के जो कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ मेथड्स थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। ये तो बात हो गई नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ आया और रिप्रोडक्शन आया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Now here we will discuss about the defining properties of the living organism, जिसमें सबसे पहली जो defining property हम discuss करने जा रहे हैं that is about the metabolism. So what is metabolism? Metabolism means the sum total of biochemical reactions which are taking place inside the body of living organism, that is known as the metabolism. समझ में आ गई बात आपको? The sum total of all the biochemical reactions occurring in a living body, that is known as the मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होगा यानी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो तो कुछ सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं यानी कुछ नए प्रोडक्ट बनाती हैं, और कुछ होती हैं जो कि ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती हैं यानी डिस्ट्रक्टिव टाइप की होती हैं। तो वो मेटाबॉलिज्म जिसमें नए प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं, न्यू सिंथेसिस हो रहा है, तो वो सिंथेटिक रिएक्शंस मानी जा रही हैं और उसको हम बोल देते हैं एनाबॉलिज्म। लेकिन अगर ब्रेकडाउन रिएक्शन चल रही हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से ब्रेक होते हुए सिंपलर कंपोनेंट्स में चीजें आती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, तो उस केस में उनको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस माना जाता है और उनको कहा जाएगा कैटाबॉलिज्म। इज इट क्लियर? तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कलेक्टिवली नोन एज अ मेटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म जो है ये तो हो गए सिंथेटिक रिएक्शंस, ये सिंथेटिक रिएक्शंस मानी जाएंगी, ये सिंथेटिक रिएक्शंस हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में बात की जा रही है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस की। ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं। तो सिंथेटिक और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, इन्हीं को एज अ होल हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस मान रहे हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसमें आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। इट मींस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एग्जिबिट्स द मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करेगा ही करेगा। अब कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो नहीं है जहां पर ये बायोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिले। मींस आप ये बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाएगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, कि अगर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर नहीं चल रही होंगी, दैट मींस वो लिविंग हो ही नहीं सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होगा ही होगा, मेटाबॉलिज्म होना ही होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। और अगर हमने बोला कि कोई कैरेक्टर है विदाउट एनी एक्सेप्शन मिलना ही होगा उसको, तो वो तो क्या माना जाए? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाएगा। बता ही दिया मैंने आपको कि नो नॉन लिविंग एग्जिबिट्स द मेटाबॉलिज्म। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता। तो याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म जो है इट इज कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसको आप एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे। इट इज कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि ये लिविंग के अंदर है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं है, और अगर लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती है तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? अब जैसे कि मेटाबॉलिज्म को हम बोल रहे हैं कि बॉडी के अंदर चलने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो मेटाबॉलिज्म कंसीडर किए जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम आउटसाइड द बॉडी लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करवाते हैं, तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे ये ना तो लिविंग माने जाएंगे और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स माने जाएंगे। तो ध्यान रखना, द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस व्हेन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मींस व्हेन दे परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो कंडीशंस के अंदर, लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर उसको अगर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करवाया जाए, देन दोज मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे आर नाइदर लिविंग नॉर
नॉन लिविंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी की लाइंस हैं सारी, ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर कि अगर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रही हैं उनको आइसोलेटेड फॉर्म में एक लेबोरेटरी कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन के अंदर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करवाया जाए तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लिविंग या नॉन लिविंग कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब ये जो आइसोलेटेड रिएक्शंस हैं दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज लिविंग थिंग्स, लेकिन क्योंकि ये बॉडी के अंदर चल रही हैं, बॉडी से ही रिकॉग्नाइज करते हुए उसको परफॉर्म करवाया गया है, तो हम उन रिएक्शंस को लिविंग रिएक्शंस जरूर मान सकते हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। तो वैसे तो रिएक्शन जो है वो लिविंग या नॉन लिविंग हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस है तो हम उन रिएक्शंस को लिविंग रिएक्शंस जरूर बोल सकते हैं। यही बात यहां लिखी हुई है दैट दीज आइसोलेटेड रिएक्शन दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज लिविंग थिंग्स। हम उनको लिविंग थिंग्स तो नहीं मान सकते, बट दे आर डेफिनेटली द लिविंग रिएक्शंस बिकॉज they are similar to the reactions which are performing in our body, जो कि हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं, वो इसी वजह से हम उनको लिविंग रिएक्शंस मान सकते हैं। तो ये आपको बात समझ में आई गई होगी यहाँ पर कि ये जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं, अगर हम उनको लेबोरेटरी सेटअप, लेबोरेटरी कंडीशन या इनविट्रो कंडीशंस के अंदर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करवाते हैं, देन दोज मेटाबॉलिक रिएक्शंस they are neither living nor non-living things, but as they are performed inside our body, inside the body of a living organism, they are definitely considered as the living reactions. अब यहां पर एक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आती है, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बन के आया है? सेल से बन के आया है। और सेल जो है वो क्या माना जाता है? बेसिक यूनिट माना जाता है लाइफ का, कि अगर सेल ही नहीं होगा तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। हम नॉन लिविंग के केस में सेल की बात कर ही नहीं सकते, नॉन लिविंग के अंदर सेल होता ही नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी बनी हुई है, दैट बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल, और वही सेल हैं जो कि एक एक करके जब उसका कॉन्स्टिट्यूट होते हुए जा रहे हैं तो वो एक हायरार्की की फॉर्म में सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो एक तरीके से सेल जो हुआ वो एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, कि अगर सेल ही नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी बन के नहीं आ सकती है। और यही वजह है कि हम इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या मानेंगे? इसको भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे। तो सेल को हम क्या मानते हैं? सेल इज कंसीडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की बेसिक यूनिट है ये, तो कि अगर यही नहीं होगी तो लाइफ की बात भी नहीं सोची जा सकती है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बता ही दिया मैंने आपको कि जो बॉडी होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो किसकी बनी हुई होगी? सेल्स की बनी हुई होगी। अगर सेल नहीं है तो बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो तो केवल सिंगल सेल का बना हुआ है, लेकिन वो सिंगल सेल ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है और जितने भी फंक्शंस हैं वो अकेला सेल परफॉर्म करवा रहा है। मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्या एक सेल से भी कम सेल या उसकी एक पर्टिकुलर आधी यूनिट का भी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कि कम से कम एक एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करने के लिए कम से कम एक सिंगल सेल का होना जरूरी है, और वो सिंगल सेल भी कैसा हो कि उसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो, तब जाके उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा और वो जितने भी लाइफ के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवा सके, तब जाके हम उसको क्या मानेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दे कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको बताई, दैट एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल
डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, कि अगर एक कंप्लीट सेल के स्ट्रक्चर से भी कम अगर कुछ है तो उसका इंडिपेंडेंट लिविंग की बात नहीं की जा सकती, उसका कोई इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होगा। हेंस सेल इज कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम क्या मानते हैं कि सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानते हैं, कि वो स्ट्रक्चर पूरी बॉडी फॉर्मेशन करा रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में मदद कर रहा है, तो साथ ही साथ जो वाइटल एक्टिविटीज, वाइटल फंक्शंस बॉडी के अंदर चल रहे हैं उसको भी कौन परफॉर्म करवा रहा है? सेल ही परफॉर्म करवा रहा है। यही कारण है कि हम सेल को क्या मानते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और यही वजह है कि ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या जो सेल है ये किसी नॉन लिविंग में तो नहीं है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एग्जिस्ट करता है। यही कारण है कि हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। इन दिस वे द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रूव्ड टू बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि इसको आप क्या मानेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे। तीसरा जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और उस स्टिमुलस के प्रति वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रेस्पॉन्स शो करे, तो वो जो रेस्पॉन्स होगा दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्शियसनेस। क्या नॉन लिविंग इस तरह का कोई रेस्पॉन्स शो कर सकता है कि अगर मान लीजिए कोई चेयर है, कोई टेबल है, और मैं उसको पुश करता हूं तो क्या पलट के वो टेबल या चेयर मुझे भी पुश करेगी? नहीं करेगी। मींस मैंने जो स्टिमुलस प्रोवाइड किया उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, इन रिटर्न उसने कोई रेस्पॉन्स शो नहीं किया। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है और मैं उसको एक पिन चुबो देता हूं, तो वो पिन जो चुबोना हुआ वो क्या हुआ? दैट इज द स्टिमुलस। तो जैसे ही अगर उसको पिन चुबाया जाएगा तो वो एकदम से रेस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है, वो हटेगा, एकदम अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या हो गया? दैट इज द रेस्पॉन्स। इज इट क्लियर? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति अगर रेस्पॉन्स शो करता है तो उसको क्या माना जाता है? कॉन्शियसनेस माना जाता है। अब ये नॉन लिविंग के केस में तो नहीं मिल रहा है, लिविंग के केस में मिल रहा है, और लिविंग में मिलेगा, ठीक है, कि एक स्टिमुलस दिया जाए तो उसके प्रति कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो रेस्पॉन्स जरूर शो करेगा। मींस कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या मानी जाएगी? फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाएगी, कि अगर मान लीजिए कोई रेस्पॉन्स ही शो नहीं होता है तो फिर तो वो नॉन लिविंग हो गया। रेस्पॉन्स शो होगा किसी स्टिमुलस के प्रति तो ही वो लिविंग के केस की कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस इज कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यही लिखा हुआ है यहां पर, द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरमेंट। सराउंडिंग एनवायरमेंट में को सेंस करने की जो क्षमता है वही, और उसके प्रति फिर वो रेस्पॉन्स शो करे, वही क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस कहलाता है। मीन्स द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स एंड रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, दैट इज नोन एज द कॉन्शियसनेस। यही बताया मैंने आपको कि कोई भी स्टिमुलाई प्रोवाइड किया जाए और उसके प्रति अगर बॉडी रेस्पॉन्स शो कर रही है तो उसी को क्या कहा जाए? उसी एबिलिटी को कहा जाता है कॉन्शियसनेस। जैसे कि यहां पर देखिए प्लांट है, अब यहां प्लांट पे किसी पर्सन ने उस प्लांट को टच किया, तो ये जो टच प्रोवाइड किया गया है ये तो एक स्टिमुलस है, और प्लांट क्या शो कर रहा है? यहां पर उसकी जो लीव्स हैं वो सिकुड़ती हुई जा रही हैं, कंप्रेस होती हुई जा रही हैं, ठीक है, तो ये उसका रेस्पॉन्स हुआ यहां पर। इज इट क्लियर? यहां देखिए ध्यान से डायग्राम के अंदर, यहां पर जैसे ही उन्होंने फिंगर से उसको इस प्लांट को की लीफ को टच किया, उसकी सारी लीव्स यहां पर अपने आप को क्लोज करती हुई जा रही हैं। तो स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया, इन रिटर्न प्लांट ने क्या शो किया? यहां पर रेस्पॉन्स शो किया। यह कहलाएगा यहां पर कॉन्शियसनेस। इसलिए हम बोल सकते हैं प्लांट भी क्या शो कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस शो करते हैं। ऐसे ही यहां पर दूसरे डायग्राम में देखिए, किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कुछ ऑब्जेक्ट से उसके यहां पर उसकी नी पर कुछ टच किया, और जैसे ही उन्होंने उसको टच किया उस
पर्सन ने रेस्पॉन्स शो किया, उसने हटाने की कोशिश की उसको, तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस के प्रति उस पर्सन ने एक रेस्पॉन्स शो किया है, और यही कहलाएगा यहां पर भी कॉन्शियसनेस। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, सभी क्या रखते हैं, कॉन्शियसनेस रखते हैं, कि वो कोई भी स्टिमुलस जो होगा, एनवायरमेंटल स्टिमुलस होगा, एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, उसके प्रति अपना एक रेस्पॉन्स शो जरूर करेंगे। So all the organisms from prokaryotes to the complex eukaryotes show the consciousness to the environmental cues और environmental factors। कि कोई भी प्रोकैरियोट हो या फिर कोई बहुत ही एडवांस या कॉम्प्लेक्स नेचर का यूकैरियोट हो, वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रति कॉन्शियस जरूर होता है। चाहे अगर हम प्लांट्स की बात करें, मैंने आपको समझा ही दिया कि प्लांट्स ऑल्सो हैव सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉल्यूटेंट्स, इन सभी के प्रति भी प्लांट जो होते हैं वो रेस्पॉन्स शो करते हैं। मींस प्लांट्स ऑल्सो एग्जिबिट्स द कॉन्शियसनेस। अब कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें यहां पर कॉन्शियसनेस में, तो एक एग्जांपल आता है जैसे कि फ्लावरिंग। ये कोई प्लांट है, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग करता है, एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी उसको मिलेगी किसी सीजन में तो ही वो फ्लावरिंग करे। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टिमुलस के रूप में उसको एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी मिल रही है और वो रेस्पॉन्स शो कर रहा है बाय परफॉर्मिंग द फ्लावरिंग। तो वो फ्लावरिंग जो करना हुआ प्लांट का, वो क्या हो गया, वो हो गया रेस्पॉन्स। और वो रेस्पॉन्स किसके प्रति शो कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल फैक्टर। और वो एक्सटर्नल फैक्टर यहां पर, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो क्या है, लाइट इंटेंसिटी, और इसी को बोला जा रहा है यहां पर फोटो पीरियोडिज्म। उसको आप यहां पर क्या बोलेंगे, फोटो पीरियोडिज्म बोलेंगे उसको। इज इट क्लियर? सो प्लांट्स परफॉर्म द फ्लावरिंग इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड दैट इज द फोटो पीरियोडिज्म। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स में बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग शो करते हैं, वो कहलाते हैं सीजनल ब्रीडर्स। यानी एक पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर उसको मिले तो फिर ही वो क्या करें, ब्रीडिंग शो करें। ठीक, तो वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो सीजन होगा वो तो एक तरीके से स्टिमुलस का काम कर रहा है, और वो जो ब्रीडिंग कर रहे हैं तो वो ब्रीडिंग क्या होगी, एक तरह का रेस्पॉन्स हुआ उस एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति। तो ये भी एक तरीके से क्या माना जाए, कॉन्शियसनेस माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही एग्जांपल्स। प्लांट के केस में जो फोटो पीरियोडिज्म है दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो फिर अगर एनिमल्स के केस में अगर हम सीजनल ब्रीडर्स की बात करें कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, तो वो भी एक तरीके का कॉन्शियसनेस ही माना जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली ह्यूमंस के केस में, तो ह्यूमंस के केस में कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन अब ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, और साथ ही साथ ह्यूमंस में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। और यही वजह है कि कॉन्शियसनेस यहां पर हाई लेवल में मिल रहा है, यानी वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज कंसिडर्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कि ह्यूमंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस? A very high level of consciousness is considered as a consciousness। तो ये जो हाई लेवल, वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ह्यूमंस के अंदर डेवलप हुआ, उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया, उसका रीजन ये है कि ह्यूमंस के अंदर वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, तो साथ ही साथ सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल्स मिलते हैं कम्युनिकेशन करने के। और यही वजह है कि उनके अंदर क्या मिल रहा है, वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मिल रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ध्यान में रखिएगा, when the human is concerned, a very high level of consciousness is found because of very well developed nervous system and a supreme level of skill of communication, and that is known as the self consciousness। उसी को self consciousness माना जाएगा। तो humans के केस में humans conscious तो हैं, लेकिन साथ ही साथ हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होने के कारण वो कॉन्शियसनेस उनमें किस प्रकार की है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस की फॉर्म में है। हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उनके अंदर देखने को मिलती है।
अब सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है इट इज थॉट टू बी प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ ह्यूमंस। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए क्या बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सेल्फ कॉन्शियसनेस मिलती है या केवल ह्यूमंस के अंदर ही देखने को मिलेगी, तो यहां पर ध्यान रखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है इट इज थॉट टू बी प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ ह्यूमंस। इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ध्यान में रखना कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है इट इज थॉट टू बी प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमंस। अब मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर एक ब्रेन डेड कोमा पेशेंट का। अ ब्रेन डेड कोमा पेशेंट हु इज सपोर्टेड बाय मशीन्स। किस पर है वो? मशीन्स पर है, विच रिप्लेसेस द हार्ट एंड लंग्स। दैट brain dead coma patient he also has a consciousness। वो मशीन पर है और उसने रिप्लेस कर रखा है उस मशीन ने उसके हार्ट और उसके लंग्स को, लेकिन फिर भी वो कॉन्शियस माना जाएगा। और वो कॉन्शियस इसलिए माना जा रहा है कि क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो अभी भी एक तरीके से रेस्पॉन्स शो कर रही है उस मशीन के प्रति। मशीन जो है वो एक तरीके से स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बॉडी को, और इन रिटर्न उसकी बॉडी अभी भी कुछ हद तक रेस्पॉन्स शो कर रही है। इसलिए हम एक ब्रेन डेड कोमा पेशेंट को क्या मानेंगे? एक लिविंग मानेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी क्या शो कर रही है? कॉन्शियसनेस को शो करती है यहां पर। सो वी कैन से दैट ब्रेन डेड कोमा पेशेंट इज लिविंग बिकॉज इट डज नॉट हैव द सेल्फ कॉन्शियसनेस, but it does not have the self consciousness because it has lost the coordination of organs of different body parts। कि अगर हम बात कर रहे हैं एक ब्रेन डेड कोमा पेशेंट की जो कि सपोर्टेड है किस पर? मशीन्स पर, जिसने उसके हार्ट और उसके लंग्स को रिप्लेस करा रखा है, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस है तो मीन्स वो लिविंग तो है, बट इट डज नॉट हैव द सेल्फ कॉन्शियसनेस। उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रेन डेड कोमा पेशेंट इट इज लिविंग बट डू नॉट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस बिकॉज इट हैज लॉस्ट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जितने भी बॉडी पार्ट्स में उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन उसमें नहीं है यहां पर। अब यहां पर कुछ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो उसको अपन समझ लेते हैं। यहां पर ये हायरार्की आप समझते ही हैं कि अगर एक हायरार्की फॉर्म में देखा जाए तो सबसे लोअर लेवल पर यहां पर ये ऑर्गेनल लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हुए एक ऑर्गेनल का फॉर्मेशन कराते हैं। यही ऑर्गेनल्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फिर सेल का फॉर्मेशन होता है। कई सारे सेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो जाके टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। कई सारे टिश्यूज इंटरेक्ट करेंगे, एग्रीगेट होंगे तो ऑर्गन का फॉर्मेशन। कई सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हुए एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वही ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ इंटरेक्ट होता है तब जाके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये हायरार्की आपको यहां पर समझ में आई होगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये जो टिश्यू यहां पर बन के आया, इस टिश्यू में ये कई सारे सेल्स हैं, ठीक है, तो क्या इस टिश्यू का जो फंक्शन है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेल का फंक्शन माना जाएगा? तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल का फंक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर जो फंक्शंस आए हैं वो किस वजह से आएंगे? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। तो इस टिश्यू के अंदर जो फंक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के अंदर नहीं होगा। और यही बात अपन यहां पर करें ऑर्गेनल्स को लेके कि अगर मान लीजिए इस ऑर्गेनल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल है, जैसे कि यहां पर ये एक ऑर्गेनल को शो कर रखा है, सपोज इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो इसको बनाने वाले मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं होगा, क्योंकि उन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जब इंटरेक्शन हुआ तब जाके ये ऑर्गेनल बन के आया। तो इस ऑर्गेनल में जो फंक्शन मिलेगा वो उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं मिलेगा। लेकिन वो जब मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग्रीगेट होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तब जाके ये ऑर्गेनल बनेगा, तब जाके इस ऑर्गेनल का फंक्शन सामने आता है। इज इट क्लियर? तो हर एक लेवल पर यही बात है कि जो फंक्शन पर्टिकुलर लेवल पर मिल रहा है वो उसके एग्रीगेशन या उसके जो लोअर हायरार्की पर चीज है उसके इंटरेक्शन के कारण वो फंक्शन वहां पर डेवलप हुआ है। लेकिन ये नहीं होगा कि अगर जो एक टिश्यू की अपन जब बात कर रहे हैं, इस टिश्यू में जो फंक्शन है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में मिले, या अगर हम बात करें इस सेल में जो फंक्शन मिल रहा है वो उसकी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल में मिले, या अगर अपन एक ऑर्गेनल की बात करें तो उस ऑर्गेनल का जो फंक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में मिले। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही नोट यहां पर लिखा हुआ है दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज
आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। यही बताया मैंने आपको कि जो प्रॉपर्टीज होंगी टिश्यू की, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द constituent cells but they arise as a result of the interactions among the constituent cells। कि उस टिश्यू के अंदर जो फंक्शन आया है वो किस वजह से आया है? ड्यू टू द इंटरेक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। कई सारे सेल्स जब कॉन्स्टिट्यूट हुए और उसने टिश्यू को बनाया, तब जाके उस टिश्यू का फंक्शन यहां पर डेवलप हुआ है। सिमिलर इज द केस विद ईच ऑफ द हायरार्की लेवल। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल्स, सेलुलर ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये भी बताया मैंने आपको कि एक ऑर्गेनल के अंदर जो फंक्शन डेवलप हुआ वो उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट नहीं होगा। अब इस ऑर्गेनल का जो फंक्शन डेवलप हुआ वो क्यों हुआ? यहां पर आगे बात लिखी हुई है, नीचे देखिए, द ऑर्गेनल, बट ये अराइज हुआ है किस वजह से? दे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शंस अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल। कि जो भी मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने उस ऑर्गेनल को फॉर्म किया है, उस इंटरेक्शन की वजह से ही उस पर्टिकुलर सेलुलर ऑर्गेनल का यहां पर फंक्शन डेवलप हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये हायरार्की आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और ये जो लाइंस यहां पर लिखी हुई है, नोट लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लास्ट में कुछ और बात आती है जिसमें यहां पर आपको मिल रहा होगा, ये भी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, दैट आप समझ ही गए होंगे, जो हायरार्की में अपन ने समझा वही यहां पर लिखा हुआ है, दैट ऑल द लिविंग फेनोमेना दे आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ इंडिविजुअल और ऑर्गन और अ टिश्यू और अ सेल। ये हायरार्की में मैंने आपको समझाया ही सही यहां पर कि कोई भी अगर हम बात करते हैं हर एक लेवल पर कि अगर ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन डेवलप हुए हैं वो किसके इंटरेक्शन के कारण, उसके अंडरलाइन जो मिल रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, उन ऑर्गन सिस्टम्स के आपस में इंटरेक्शन के कारण ऑर्गेनिज्म के फंक्शन डेवलप हुए। ऐसे अगर हम ऑर्गन सिस्टम के पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो कई सारे ऑर्गन्स में जब इंटरेक्शन होगा तब जाके वो ऑर्गन सिस्टम बन के आता है। फिर ऐसे ही अपन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शन की बात करते हैं तो कई टिश्यूज में जब इंटरेक्शन होता है तब जाके वो ऑर्गन बन के आ रहा है वहां पर। ऐसे ही अगर अपन एक टिश्यू की बात कर रहे हैं तो टिश्यू में जो फंक्शन डेवलप हो रहा है वो कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के इंटरेक्शन के कारण वो टिश्यू का फंक्शन डेवलप हो रहा है। ऐसे अगर अपन एक पर्टिकुलर सेल के फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वो भी कई सारे ऑर्गेनल्स जो होंगे वो आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तब जाके एक सेल का फंक्शन डेवलप होता है। और एक पर्टिकुलर सेलुलर ऑर्गेनल के फंक्शन की बात करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जब इंटरेक्ट करेंगे तब जाके एक पर्टिकुलर सेलुलर ऑर्गेनल का फंक्शन यहां पर डेवलप होता है। तो ये लाइनें यही समझाती हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया। लास्ट में ये एक नोट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में लिखा हुआ है, जितनी भी बातें अभी हमने की वो सब को मिला के यहां पर ये कुछ लाइनें लिख दी गई हैं, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कि जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट की तरह काम कर रहा है, कि रेप्लिकेट होता है, अपनी कॉपीज बनाता है, इंडिविजुअल्स बनाता है, ठीक है। इवोल्यूशन होता है उसका, कि जब हम देखते हैं पास्ट से फ्यूचर तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल चलता है उसमें, तो वो इवॉल्व भी हो रहा है। और साथ ही साथ उसमें सेल्फ रेगुलेशन भी है, कि उसमें इंटरेक्शन चल रहा है हर एक हायरार्की लेवल पर, तो वो सेल्फ रेगुलेटरी एक यूनिट भी की तरह भी काम कर रहा है। और साथ ही साथ कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई अगर उसको प्रोवाइड किया जाए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो वो रेस्पॉन्ड जरूर शो करता है, मींस कॉन्शियसनेस भी है उसके अंदर। तो ये बात समझ में आ गई होगी, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और जो भी एनवायरमेंट में चीजें चल रही होंगी उनके प्रति वो एडेप्टेशंस भी डेवलप कर लेता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके प्रति वो अपने आप को एडप्ट करना चाहता है, एडजस्ट करना चाहता है, तो वो अपने अंदर क्या कर लेता है, एडजस्टमेंट करेगा उस एनवायरमेंट के प्रति, तो वो कहलाते हैं एडेप्टेशंस। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, एक एरिड कंडीशंस के अंदर उसको रहना है, उसको सर्वाइव करना है, तो वो उसमें
जीरोफिटिक एडेप्टेशंस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। वो वाटर लॉस को कम करने की कोशिश करेगा, मींस थिक क्यूटिकल डेवलप हो जाएगी, या जो लीव्स होंगी वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। यानी उसने क्या किया, उस एनवायरमेंट के प्रति अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, और यही कहलाते हैं एडेप्टेशंस। और जब एडेप्टेशंस होंगे तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाते हैं कि वो अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स के प्रति इक्विलिब्रियम फॉर्म में लेके आ रहा है, और इसी को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। तो एडेप्टेशंस और होम्योस्टेसिस जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग्स। तो ये भी ध्यान में रखें कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एडेप्टेशंस भी देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं एडेप्टेशंस की वजह से वे अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करवाता है, और वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। दैट मींस एडेप्टेशन एंड होम्योस्टेसिस दे आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग्स। तो ये सारी जो लाइनें हैं ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इनको आपको अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है, और उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज गो थॉरोली टू मॉड्यूल एज वेल एज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों ही अच्छे से पढ़िएगा। और यहां पर फिर मैं एक बात बता दूं कि इस चैप्टर को साथ के साथ पढ़ते हुए आप साथ के साथ इसकी एक्सरसाइज जरूर करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर में नीट एग्जाम में वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, लेकिन उस एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको मॉड्यूल पर भी फोकस करना है कि मॉड्यूल को साथ में लेते हुए एनसीईआरटी को आप पढ़ें, तो आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो बी प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।